एक खूबसूरत विधवा महिला जो कि एक कारखाने में काम किया करती है। जब वह काम कर रही थी तो वहीं से मालिक गुजरता है। जो मालिक गुजरता है जैसे ही तो उसी समय उसकी आंख से आंसू टपकता है और सीधा उस मशीन पर गिर जाता है जहां पर वो काम कर रही थी, और मालिक ये सब कुछ देख लेता है। इसके बाद जो मालिक होता है वह तो अपने कैबिन में जाता है, लेकिन पीछे पीछे वो खूबसूरत विधवा महिला भी उसके कैबिन में पहुंच जाती है। और वहां जाकर उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि यहाँ पर जो मालिक होता है वह उस विधवा महिला का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर यहाँ से सीधा सभी वर्करों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद ऐलान कर देता है कि ये मेरी होने वाली पत्नी है और मैं इससे शादी करूँगा। अगर किसी ने भी इसके बारे में कोई भी बात बनाई तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यह बात जैसे वो कहता है तो विधवा महिला की आंखों से और भी जोर जोर से आंसू निकलने लगते हैं और वह मालिक की तरफ बस देखती ही रह जाती है। क्या कारण था जो मालिक ने ये सब कुछ कहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेंडमान चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के सासाराम में एक मनोहर लाल होते हैं। मनोहर लाल जिनकी शादी होती है और शादी के बाद उन्हें एक बच्ची का जन्म होता है, जिस बच्ची का नाम वो आरती रखते हैं। अब जो आरती होती है वो जैसे ही जन्म लेती है तो उसके बाद माता पिता उसके भविष्य की चिंता करने लगते हैं। सोचते हैं कि अगर ये यहाँ पर रहेगी तो अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी तरह से नहीं रह पाएगी, तो क्यों ना हम लोग कहीं ऐसी जगह पर चले जहाँ पर हम अच्छा का पैसा कमाएं और इसके भविष्य को बेहतर बना सकें। यही बात सुनकर जो माता पिता होते हैं वह लोग उस जगह को छोड़ देते हैं, बिहार के सासाराम को, और वहाँ से मनोहर लाल अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ सीधा गुजरात के सूरत चले जाते हैं और वहाँ पर एक कारखाने में काम करने लगते हैं। कारखाने में काम किया करते अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी फैसला किया था कि वह इसके बाद कोई भी बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेडिकल कंडीशन भी कुछ ऐसी थी मनोहर लाल की पत्नी की, और साथ में वह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि शादी के काफ़ी दिनों बाद उस बेटी का जन्म हुआ था। तो इसीलिए वो लोग सोचते कि कोई बात नहीं, एक ही बच्चा काफ़ी है और इसी को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो बेटी होती है जिसका नाम आरती होता है वह बड़ी होने लगती है, और जैसे ही वो शादी की योग्य होती है तो उसके बाद माता पिता उसके लिए शादी के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगते हैं। अब जहाँ पर जो आरती के पिता मनोहर लाल होते हैं वो जिस कारखाने में काम किया करते थे उसी कारखाने में एक लड़का भी काम किया करता था जिसका नाम होता है प्रिंस, और प्रिंस के अंदर कोई भी नशे वगैरह की आदत तो थी ही नहीं, साथ में कोई भी ऐसी भी परेशानी नहीं थी कि जिस वजह से उससे उसकी शादी ना हो पाए। बराबर की फैमिली थी, तो इसी वजह से वो उस बच्चे को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं। आरती थी जो कि बेहद ही खूबसूरत थी देखने में, और साथ में उसके जो शौक जो मन लगा करता था काम करने में, वो डिजाइनिंग वगैरह कपड़े वगैरह सीने में, इस तरह से वो काम किया करती थी। तो यहाँ पर जब प्रिंस के घर वाले आरती को देखते हैं तो देखते ही पसंद कर लेते हैं, और उसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन शादी को महज लगभग 1 साल होता है, तो उसी दौरान जो प्रिंस होता है वह एक दिन मशीन की चपेट में आने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आरती जो होती है उसका रो रो कर बुरा हाल रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि अब क्या होगा, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। मेरे पति जवानी में मुझे विधवा करके चले गए हैं। उसके बाद वह अपने ससुराल में रहने की कोशिश तो करती है, लेकिन जो उसके सास ससुर होते हैं वो कहते हैं बेटी देखो यहाँ पर अब तुम क्या करोगी, क्यों खामा उसके पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो। तुम ऐसा करो, अपने माता पिता के वहाँ पर रह लो और वो तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। अब यह बात सुनकर आरती भी इस बात को मान लेती है, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि यहाँ पर कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगी, अभी तो भरी जवानी पड़ी हुई है। और इसी वजह से वह अपने माता पिता के पास चली जाती है। यहाँ पर जो माँ होती है, जैसी बेटी आती है तो उसे देखते ही एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उसने कल्पना नहीं की थी कि बेटी लौट कर आ जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो दामाद है वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। लेकिन वो सोच रही थी कि बेटी तो वहीं पर रहेगी। लेकिन जैसी बेटी यहाँ पर आती है तो माँ बेहोश होकर गिरती है, और उसके बाद आनंद फानंद में जो आरती के पिता होते हैं वह अपनी पत्नी को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुँचते हैं और हॉस्पिटल में जाकर उसे एडमिट करा देते हैं। लेकिन कुछ दिन एडमिट रहने के बाद डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कह देते हैं कि ये इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, यानी कि यहाँ पर माँ जो थी वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। और जो अब आरती का पिता रहता है वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, और इसी परेशानी के चलते आरती का पिता को भी लकवा मार जाता है और वह भी बिस्तर में टिक जाता है। अब जो आरती होती है अपने पिता की देखभाल के लिए इधर उधर से कर्जा लेती है, लेकिन जब कर्जा भी लेने के बाद पिता ठीक नहीं होता और एक स्टेबल कंडीशन आ जाती है कि भाई इसे खाट में रहना होगा और इसकी देखभाल तो तुम्हें करनी होगी। जब ये कंडीशन आ जाती है तो अब आरती हिम्मत हारने
करने लगती है और एक बार तो वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की भी कोशिश करती है। जो पिता होता है वह वैसे तो लकवाग्रस्त था, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को ऐसी कोशिश करते हुए देख लेता है और उसके बाद आंखों में आंसू लेकर कहने लगता है, बेटी अगर तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर आरती जब इस बात को सुनती है तो वह घर के उस कमरे से बाहर निकल आती है जिसमें वे सब कुछ करना चाहती थी, क्योंकि पिता खिड़की से देख रहा था और उसने आरती से गुहार लगाई थी। उसके बाद बेटी उतर तो आती है, लेकिन पिता के सामने आकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि पिताजी अब मैं क्या करूं, काफ़ी सारा कर्ज हो गया है और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मेरे सास ससुर भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ और करूँ तो करूँ क्या। इस बात को सुनकर जो पिता है वो उसकी हिम्मत बांधता है और कहता है कि बेटी ऐसे नहीं हिम्मत हारा करते, जिंदगी है, जिंदगी जीनी तो पड़ेगी ही, भले ही तू मेरा ख्याल मत रख, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसा मत कर। मैं जैसे भी मेरा जीवन चलेगा वैसे चला लूँगा, लेकिन तू ऐसा कदम मत उठा। जब बेटी अपने उस पिता को इस तरह से कहता हुआ देखती है जिसने उसकी जीवन भर अच्छी तरह से देखभाल की थी, इस काबिल बना दिया कि आज वो समाज में अपने पैरों पर चल भी सकती है, तो उसके बाद वह अपने दिमाग से एक ख्याल निकाल देती है और अपने पिता से माफ़ी मांगती है। कहती है कि पिताजी माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, अब मैं ज़रूर से कुछ ना कुछ करूंगी और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीऊंगी, उस कर्ज को भी पटाऊंगी जो मैंने आपकी देखरेख के लिए इधर उधर से लिया है। ऐसा कहकर वह अब इधर उधर निगाह दौड़ाती है तो उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम शिवानी होता है। जो शिवानी होती है वह कपड़ों के कारखाने में काम किया करती है जहां पर रेडीमेड कपड़े बना करते हैं। अब जैसे शिवानी को वह देखती है तो उसके बाद उससे कहने लगती है, क्योंकि उसकी भी रुचि कपड़े सीने वगैरह में थी, तो वह कहने लगती है कि शिवानी क्या तेरी कंपनी में मुझे भी काम मिल सकता है। अब इस बात को सुनकर शिवानी जो अवगत है उसके हालात से, तो वह कहती है कि क्यों नहीं, बिल्कुल से मिल जाएगा। इसके बाद जो शिवानी होती है वह उसके लिए बात करती है और अगले दिन उसे अपने कारखाने में ले जाती है। वहां पर सैलरी तो कमी थी, लेकिन इतनी सैलरी तो थी कि जिसमें से पिता का इलाज हो जाए, घर का खर्च चल जाए और साथ में कुछ रुपए कर्ज पटाने के लिए उनके पास बच जाते थे। तो इसी वजह से वह वहां पर काम करने लगती है और अपना सर नीचे करके दिन रात बस काम में लगी रहा करती और कोई इसी इधर उधर की बातों से मतलब नहीं रखा करती। अब अक्सर होता है समाज के अंदर, जब कोई विधवा महिला होती है ना, तो उसके ऊपर सभी गिद्धों की तरह नजर डटाकर बैठ जाते हैं और जो वहां पर और वर्कर काम कर रहे थे वह यही सोचते हैं कि किसी भी तरह से विधवा है और इसकी भी कुछ जरूरतें होंगी, तो क्यों ना इसको हासिल किया जाए। इसी वजह से जो लोग होते हैं वह उसके ऊपर गंदी निगाह रखते हैं और कभी कभी ये जाहिर भी किया करते हैं कि हम तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। लेकिन आरती इन बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं देती है और अपने काम से काम रखा करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो लोग इस पर ट्राई करके छोड़ चुके थे वह इसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि एक बार बदनाम कर दे तो उसके बाद ये इन चीज़ों में पड़ जाएगी और उसके बाद हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए वह तरह तरह की बातें इधर उधर निकालने लगते हैं। लेकिन आरती तक ये बातें पहुंचती तो हैं, लेकिन उसके ऊपर इन बातों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपने पिता का इलाज करवाना है और इस समाज में मुंह उठाकर जीना है। इसी बात को सोचकर जो आरती है वो चुपचाप काम करती रहती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने तक आरती इतनी अच्छी तरह से काम करती है कि वह मालिक के नोटिस में भी आ जाती है। दरअसल इस फैक्ट्री के अंदर अभी 2 महीने पहले एक लॉट आता है बहुत बड़ा और उसमें मालिक के साथ धोखाधड़ी हो गई थी। वो कोई फर्जी व्यक्ति था और एक खराब लॉट को उन्हें बेच गया था अच्छा माल दिखाकर। लेकिन जब ये लॉट इनके पास आ जाता है तो उसके बाद जब ये देखते हैं तो उसे लौटाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति मिलता है ना ही उसकी कंपनी मिलती है और इसी वजह से मालिक इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। इस लॉट के अंदर एक ऐसी खराबी थी जिस खराबी का अगर कपड़ा बना दिया जाए तो वो बिल्कुल से बिकने वाला नहीं है। अब इसी वजह से यहाँ पर जो मालिक होता है वो बहुत परेशान होता है। मैनेजर को बुलाया जाता है। यहाँ पर मालिक का जो नाम होता है वो विजय होता है और जो विजय जब इतना परेशान होकर मैनेजर को बुलाता और कहता है कि भाई अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर वो कहता है कि साहब कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो कहता है कि साहब एक बार मैं ना वर्करों को दिखाता हूँ कि अगर उनकी समझ में कोई बात आ जाए, क्योंकि हो सकता है हमारी निगाह से जो चीज़ बच रही हो वो किसी की समझ में आ जाए। ऐसा सोचकर वह लॉट के एक हिस्से को लेकर बाहर निकलता है और सभी वर्करों को अटेंशन करते हुए कहता है कि देखो भाई ये लॉट खराब आ गया है और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप लोग इसमें कुछ कर सकते हो तो अपनी राय जरूर बताएं, मालिक राय सुनने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर सभी वर्कर देखते हैं, लेकिन देखने के बाद कोई भी कुछ नहीं कहता और जो मैनेजर होता है वो उस लॉट को लेकर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी जो आरती है वो अपना सर उठाती है और सर उठाने के बाद कहती है कि मैनेजर साहब एक बार मुझे नज़दीक से दिखाओगे आप इसको।
तो उसके बाद मैनेजर साहब उसके पास आता है और उसके बाद जब आरती इसको देखती है तो देखने के बाद वो समझ जाती है कि इसमें क्या होना है। वह कहती है देखो सारा कपड़ा तो मैं यूज में नहीं ला सकती, लेकिन आपका कोई 10% ही नुकसान होगा और उसके बचा हुआ जो सारा कपड़ा है वो यूज में आ जाएगा, लेकिन आपको इसके साथ कुछ और कपड़ा लाना पड़ेगा और मैं आपको एक डिजाइन तैयार करके देती हूँ, आप पहले उसको दिखा लीजिए, अगर वो पास होती है तो वो कपड़े शायद आपके बिक सकते हैं और ये सारा लॉट उसमें काम आ जाएगा। बस 10% की आपको नुकसान होगा, बाकी सारा पैसा आपका यूज में आ जाएगा। इस बात को सुनकर जो मैनेजर होता है वो कहता है कि ठीक है, ड्रेस तैयार करो और कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आरती वहीं पर एक सफेद रंग का कपड़ा होता है उसे लेती है और इस कपड़े को लेती है। दोनों कपड़ों में से जो खराब जगह थी यानी कि नए वाले लॉट में से उस खराब जगह को निकाल देती है और उसकी जगह पर सफेद वाला कपड़ा फिट कर देती है। ऐसा फिट करने के बाद वह एक ड्रेस बनाती है और जो ड्रेस बनती है वो जो ड्रेस होती है उसका कोई तोड़ नहीं होता। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर जो मालिक होता है वो एकदम से दंग रह जाता है और कहता है कि किसने किया है ये। तो यहाँ पर वह बताता है कि साहब हमारे यहाँ पर जो विधवा महिला है ना उसी ने किया है। अब इस बात को सुनकर वह उससे मिलने आता है, उसे धन्यवाद देता है, कहता है कि ऐसे ही ढेर सारे बनाओ ड्रेस और जब वो ड्रेस बन जाएंगी तो उन्हें हम मार्केट में लॉन्च करेंगे, देखते हैं कि बिकती है या नहीं बिकती। ऐसा ही होता है दोस्तों, यहाँ पर जो आरती होती है उसकी उस डिजाइन को जो डिजाइनर होते हैं वो कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद उस डिजाइन की कटिंग करके सभी वर्कर को दे दिया जाता है। वर्कर उस सारे लॉट के पीस बनाने लगते हैं और जब पहले भी 200 पीस मार्केट में उतरते हैं तो वो इतनी जल्दी बिकते हैं कि इससे जो मालिक होता है वो इतना खुश हो जाता है कि जो आरती होती है उसे अब डिजाइनर की उसमें कर देता है, यानी कि उसकी पोस्टिंग बढ़ा देता है और कहता है कि आज से आपको डिजाइन करना है। यहाँ पर आरती इस बात से बड़ी खुश होती है क्योंकि उसकी सैलरी भी बढ़ी है और उसके बाद वो यहाँ पर काम करने लगती है। लेकिन जैसे ही मालिक ने उसकी पोस्ट बढ़ाई थी तो उसके बाद आरती की जो अड़ोस पड़ोस में वो लोग थे जो उसका फायदा उठाना चाहते थे वो लोग अब मालिक से उसके अवैध संबंध होने के अफवाह फैलाने लगते हैं और ये अफवाह घूमते घूमते जब आरती के पास आती तो आरती को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो आरती थी वह बिल्कुल भी मालिक को ऐसा नहीं कहलवाना चाहती थी जैसा वो लोग कह रहे थे, लेकिन वो करती भी तो क्या करती और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगती है। अब इन परेशानियों के चलते एक दिन क्या होता है, जो आरती होती है वह ना तो अच्छी तरह से खाने पर ध्यान देती है और जब वह काम कर रही थी यहाँ पर तो अचानक से जो आरती है वह काम करती करती जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब जैसे वो बेहोश होती है तो वर्कर इकट्ठा तो हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है। मालिक आता है और मालिक जैसे ही देखता है कि आरती यहाँ पर बेहोश पड़ी है और वर्कर झुंड बढ़ाकर खड़े हुए हैं तो उसके बाद मालिक फौरन से उसे अपनी कार में बिठाता है और कार में बिठाने के बाद एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा देता है। अब मालिक चूंकि अकेले ही उसको गाड़ी में बिठाकर ले गया था और भर्ती करवा दिया था। उधर इसके बाद जो लोग होते हैं और भी बातें बनाने लगते हैं। इधर यहाँ पर जब आरती को होश आता है तो वह देखती है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो वह मालिक से कहने लगती है कि मालिक यहाँ पर मुझे मत रखो, क्योंकि मेरे माता पिता जो मेरे पिताजी हैं वो पैरालाइज हैं और उनकी देखरेख करनी है, इतने बड़े हॉस्पिटल का मैं बिल पे नहीं कर पाऊंगी, तो आप मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन तभी जो विजय कुमार होते हैं वो कहते हैं देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपका जितना भी खर्चा होगा वो कंपनी की तरफ से हम लोग उठाएंगे, क्योंकि आप कंपनी में बेहोश हुई हो। आप चिंता मत करो, आपके पिता की देखरेख के लिए मैंने नौकर रख दिया है और नौकर उनकी सारी देखरेख कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आरती है वो कहती है कि साहब ऐसा क्यों किया आपने, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो वो कहने लगता है कि आपसे पैसे मांग कौन रहा है, आप बस काम करो, क्योंकि आपने जितना मेरा फायदा किया है ना उससे मैं आपके जिंदगी भर घर बैठे सेवा कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर आरती चुप तो हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मालिक होता है वह उसकी लगातार देखरेख करता रहता है, सुबह शाम उसकी देखरेख के लिए आया करता है। और जब उसे पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है तो उसके बाद उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो। तो उसके बाद वह कहने लगती है कि कुछ नहीं साहब, ऐसे ही कमज़ोर हूँ। यहाँ पर जो मालिक होता है वह कहता है कि नहीं ऐसे तो कमज़ोर नहीं हो सकती, आखिर कोई ना कोई तो बात होगी जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो उसके बाद जो आरती है वो बता देती है कि साहब लोगों में अफवाह फैल रही है कि मेरा और आपका अवैध संबंध है और मैं आप जैसे अच्छे इंसान के ऊपर लांछन लगते हुए नहीं देख सकती, और यही बात से मैं परेशान थी कुछ दिनों से और उसी की वजह से कमज़ोर हो गई, और कमज़ोरी के कारण मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा बूढ़ा पिता है और उसे पैरालाइज हो चुका है। अब ये सारी बातें जब विजय कुमार सुनता है तो मनी मन उसे बहुत बुरा लगता है कि ये लोग कैसे हैं जो कि एक विधवा महिला को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो विजय कुमार है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ इसके बारे में कुछ भी होता है। तो उसके बाद 2 से 3 दिन बाद आरती पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है और डिस्चार्ज होने के बाद वह उसे उसके घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद जो आरती होती है वह अब उनका धन्यवाद करती है,
कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपकी कंपनी में काम करके आपको अगर पैसे चाहिए तो पैसे चुका लेना अपने, थोड़े थोड़े पैसे करके, कि एक साथ मत लेना, क्योंकि मेरे पिता की देख रेख करनी है। तो जो मालिक होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और इसके बाद उससे कहता है कि 2-3 दिन आराम करना और उसके बाद ही कंपनी आना। लेकिन अगले दिन जैसे ही लड़का जाता है तो उसी दौरान यहाँ पर जो आरती होती है वह फिर से कंपनी चली जाती है, और जैसे ही कंपनी जाती है तो विजय उससे मना भी करता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं साहब, मुझे काम करने दो। अब जैसा वो कहती है और इसके बाद विजय अंदर जाता है तो यहाँ पर और लोग जो होते हैं वो फिर से बातें बनाने लगते हैं, और ये बातें उनके कानों में चुभने लगती हैं। अब तभी जो मालिक है वो बाहर जाता है किसी काम से, और जैसे ही अंदर आता है तो यहाँ पर आरती की निगाह उस मालिक पर पड़ जाती है जिसने उनके पिता के लिए नौकर रख रखा है और उनकी देखभाल की है। और उसके बाद वो बातें याद आती हैं तो तभी उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब जैसे आरती की आंखों से आंसू टपकते हैं और मालिक अंदर जाता है तो उसके बाद मालिक भी इन आंसू को देख लेता है, लेकिन जो आरती होती है वो खड़ी होती है, और खड़ी होकर मालिक के कैबिन में जाकर उससे कहने लगती है कि मालिक देखो, मैं आपको बदनाम होता हुआ नहीं देख सकती। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो इससे कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, इसी वजह से इसे हॉस्पिटल लेकर गया था, वरना कौन भला अपने वर्कर के लिए इतना किया करता है। मैं इससे अच्छा तो मैं आपकी कंपनी को छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं आप पर लांछन लगता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मालिक होता है वह कहता है कि सच में मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मालिक जो लड़की होती है आरती, वो कहती है कि हाँ सच में आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद जो विजय कुमार होता है वो कहता है कि इतना अच्छा कि तुम मुझसे शादी कर सको। इस बात को सुनकर आरती हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि मालिक मतलब क्या है आपका, आप कहाँ और मैं कहाँ, आप भला मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो विजय कुमार होता है वह भी अपनी आंखें नम कर लाता है और कहता है कि मेरी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है बीमारी के चलते, और ना ही मेरा बच्चा बच पाया। उसके बाद से मुझसे शादी से डर लगता है, लेकिन जब से तुम्हारा साथ मिला है उसके बाद से मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूँ, तुम्हारा लांछन भी खत्म हो जाएगा और कोई भी तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। अब आरती इस बात को सुनकर कहने लगती है कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है ना, तो आपको मेरे घर वालों से बात करनी होगी। जो मेरे पिता हैं वो जैसा कह देंगे वैसे ही मैं कर पाऊंगी, और मुझे शादी के बाद भी अपने पिता की देखरेख तो करनी ही है। तो इसीलिए आप मुझसे शादी मत करो। एक तो मैं आपके लेवल की नहीं हूं, ऊपर से मेरे साथ मेरे पिता भी रहेंगे, तो फिर आपको क्या फायदा। लेकिन तभी जो विजय कुमार होता है वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता भी आएंगे। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, बस तुम एक बार हामी भर दो इस बात की। उसके बाद आरती थोड़ी देर सोचती है, एक बार फिर से मना करती है, लेकिन विजय कुमार फिर से कहता है कि देखो तुम्हारे पिता की देखरेख सारा कुछ जो कुछ भी है मैं खुद मैनेज कर लूंगा, बस तुम्हें एक बार हाँ कहना है। उसके बाद आरती सोचकर हाँ में सर जाती है और यहां से जो मालिक होता है उसका हाथ पकड़ता है और फौरन से सभी वर्करों के बीच में जाकर कह देता है कि आज के बाद इसके बारे में अगर कोई भी उल्टी सीधी बातें मैंने सुन ली किसी के मुंह से, तो फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं इनसे शादी करना चाहता हूं। अब यह बात चर्चा का विषय बन जाती है, लेकिन मालिक ने जो कहा था उस वजह से यह बात घूमकर आरती तक नहीं पहुंचती है। और इसके बाद जो मालिक होता है वह सीधा यहां से उसके पिता के पास जाता है और पिता तो इस बात की अनुमति लेता है। आरती का पिता जब सुनता है कि इतने बड़े घर का लड़का मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, तो पहले तो उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर जब मालिक जो दोबारा से कहता है कि भाई सच में ही मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो उसके बाद वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है। और उसके बाद जो विजय कुमार होता है वह आरती के पिता को वो अपने साथ ले जाता है। विजय के घर में उसकी माँ होती है और जब माँ देखती है कि बेटे ने शादी कर ली है तो वो बड़ी खुश होती है। आरती के जीवन की कहानी सुनकर उसे भी बड़ा तरस आता है और वो कहती है बेटी अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन आगे की जिंदगी आराम से व्यतीत करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज तक भी वो लोग एक घर के अंदर हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। जो विजय है वह आरती के पिता की अच्छे से देखरेख किया करता है और साथ में नौकर और नर्सेज वगैरह भी रख रखी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।